जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। उन मुद्दों पर आप हिस्सेदारी भी दे सकते हैं। एक्स पर हम आपसे जुड़े हुए इन मुद्दों से जुड़े हुए चंद सवालात आपसे पूछते हैं। उस पोल में आप हिस्सा लीजिए जिसके नतीजे आप देखिए जनमत में। तो आज वो कौन सी खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है, आइए जल्दी से जरा उन खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। खास तौर से बात होगी नीट परीक्षा पे जो बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम फरमान आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रिजल्ट ऑनलाइन करो। रिजल्ट ऑनलाइन करो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एनटीए को कह दिया है कि बिना नाम जारी किए हुए जो मार्क्स है वो सीधे सीधे ऑनलाइन होने चाहिए। सेंटर्स के नाम भी जरूर दिए जाने चाहिए। किस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर जो बवाल मचा हुआ है और न्याय की जो आस है वो सुप्रीम कोर्ट से लगाई जा रही है, क्या फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर विस्तार से होगी बात। इसके अलावा ये साहब पहचानते हैं ना आप इनको, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, लेकिन वर्तमान में जो दावेदारी उन्होंने ठोकी है, दावेदारी में इतना दम है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्यों मजबूत है ये आधार, बताएंगे विस्तार से आपको। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, बात हम करेंगे एनडीए की पावर कट की भी। पावर कट की, एनडीए का पावर कट दरअसल हुआ यह है कि आरएसएस ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अजीत पवार को एनडीए में शामिल करना एनडीए के लिए घातक हो रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव होना है और इन चुनावों के दौरान इस तरीके चुनाव से पहले इस तरीके का बयान और ये प्रेडिक्शन किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल ला रहा है, विस्तार से करेंगे इसकी बात। और इसके अलावा बात होगी उस एक्सीडेंट की भी जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई यह हादसा था या फिर ये बड़ी साजिश है। दरअसल चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस बेपटरी होती है और इसके बाद खबर आती है 3 लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि ये देश में इतने एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं, ये एक्सीडेंट्स क्या वाकई हादसा होते हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है, इस पर भी होगी विस्तार से बात। और साथ ही साथ ये अब्दुल जो है ना, उसे अपना नाम बताना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली जो दुकानें होंगी उसमें दुकानदार को अपने नाम के साथ, अपनी पहचान के साथ दुकान लगानी होगी ताकि कांवड़ यात्रा की पवित्रता बरकरार रहे। तो ये वो खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। तो चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं और जनमत में सीधे बात कर लेते हैं। सबसे पहले नीट परीक्षा की रिजल्ट ऑनलाइन करो, ये कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल जिस तरह से नीट परीक्षा विवादों में आई उसके बाद से ही लगातार उबाल आक्रोश देखा जा रहा था। परीक्षार्थी ये कह रहे थे कि अगर अब कोई न्याय दे सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। नीट यूजी पेपर लीक मामले की अगर बात की जाए तो गड़बड़ियों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, जहां पर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पाद्रीवाला के साथ साथ न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिस पर बड़ा आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि छात्रों के मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए। साथ ही एनटीए को भी निर्देश दिया गया है कि अंकों को अपलोड करते समय छात्रों की पहचान तो गुप्त रखी जाए, लेकिन कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि नतीजे शहर और केंद्र के हिसाब से अलग अलग घोषित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए नई तिथि भी निर्धारित कर दी गई है, जिसके अनुसार अब नीट परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ियों का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच आज की सुनवाई में सीजेआई और याचिकाकर्ता छात्रों के वकील के बीच क्या सवाल जवाब हुआ, आइए इसी पर देखिए हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। विवादों में घिरी नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला के साथ साथ न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिकाएं शामिल रहीं। इस बीच सीजेआई और याचिकाकर्ताओं के वकील के बीच जमकर सवाल जवाब हुए, जहां याचिकाकर्ता छात्रों के वकील ने कहा कि कुछ ऐसे छात्र भी आए जिनकी रैंक 1,08,000 छात्रों के बीच है, लेकिन उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिला। वहीं एनटीए ने सभी लोगों का रिजल्ट घोषित नहीं किया।
जबकि दूसरी परीक्षाओं में पूरे रिजल्ट घोषित होते हैं। इस सवाल जवाब के दौरान याचिकाकर्ता छात्रों के वकील ने कम से कम 1 लाख का रिजल्ट घोषित करने की बात कही, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं से तथ्यों पर बात करने को कहा, जिन्होंने आगे कहा कि 131 छात्र दोबारा परीक्षा चाहते हैं, 254 छात्र दोबारा परीक्षा के खिलाफ हैं। दोबारा परीक्षा चाहने वाले 131 छात्र ऐसे हैं जो 1,08,000 के अंदर नहीं आते और दोबारा परीक्षा का विरोध करने वाले 254 छात्र 1,08,000 के अंदर आते हैं। अगर 1,08,000 लोगों को एडमिशन मिलता है, बाकी 22 लाख लोगों को दाखिला नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि क्या पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। यही नहीं, आज नीट पर हुई सुनवाई पर सीजेआई ने याचिकाकर्ता छात्रों के वकील से टॉपर्स छात्रों के साथ साथ पूरे देश में इसकी मिली भगत पर भी सवाल पूछा। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता आज की सुनवाई में एनटीए की गलतियां गिनाते नजर आए। जहां आज की पूरी सुनवाई में सिलेबस से लेकर आईआईटी मद्रास तक का जिक्र आया, वहीं आज की सुनवाई में एक मौका ऐसा भी आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि नीट मामले को शुक्रवार को सुना जा सकता है, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुनवाई आज ही शुरू करते हैं। हम नीट मामले पर सबसे पहले सुनवाई करेंगे, क्योंकि लाखों छात्र फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल था, रीनीट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसने एक बड़ी तस्वीर, लार्जर पिक्चर को सामने रख दिया है। और इन सब के बीच में नीट के रिजल्ट को लेकर जो आदेश दिया गया है कि उसे पब्लिक करना चाहिए, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आज हमने पोल के जरिए आपके सामने रखा। हमने आपसे पूछा कि क्या नीट का रिजल्ट सार्वजनिक होना चाहिए। तो देखिए, आप में से 95% यानी 95% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल नीट का रिजल्ट सार्वजनिक होना चाहिए, जबकि 5% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। जनमत में आप बात करेंगे अमेरिका की, जहां पर नवंबर के महीने में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में अमेरिका के चुनावी रण में एक ओर जहां रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप मजबूती के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य डेमोक्रेटिक पार्टी की दावेदारी को कमजोर कर रहा है। अब ऐसे में आगामी अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी मजबूत होती जा रही है। आखिर कैसे एक बार फिर से अमेरिका की गद्दी पर राष्ट्रवादियों को मिल सकती है जगह, इसी पर देखिए हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट। अमेरिका में चुनावी सरगर्मी तेज है। जहां नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में एक ओर जहां रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहीं दूसरी ओर अभी डेमोक्रेटिक पार्टी एक पशोपेश में फंसती नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनके खराब प्रदर्शन के बाद से ही उन पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उन्होंने खुद को अब क्वारंटीन कर लिया है, जिससे उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की जगह मजबूत ट्रंप के सामने किसी और को उतार सकती है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से मजबूती के साथ खड़े हैं, जिनके कार्यकाल में अमेरिका ने जो बदलाव देखा वो अपने आप में अलग था। उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्र प्रेम की भावना का जो संचार पूरे अमेरिका में हुआ, उसने अमेरिका की छवि को विश्व पटल पर बदल कर रख दिया। एक ऐसा देश जहां देश प्रेम की भावना ना के बराबर थी, वहां देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक ऊर्जा ट्रंप ने पूरे देश में भर दी। जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पूरे राजनीतिक जगत को चौंका दिया था, क्योंकि वो बिना किसी सरकारी या सैन्य अनुभव के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका मजबूत व्यक्तित्व और कठोर फैसले लेने की क्षमता उन्हें इस पद का प्रबल दावेदार बनाती है। वहीं अब जब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की रेस में हैं, ऐसे में अमेरिका की बड़ी हस्तियां ट्रंप को अपना समर्थन दे रही हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क भी समय समय पर ट्रंप को अपना समर्थन देते रहे हैं और आगे जो आजकल एक्स पर ट्रंप के ट्वीट को रीट्वीट करते रहे हैं। वहीं हाल ही में हुए गोलीकांड के कारण पब्लिक की सहानुभूति भी ट्रंप के साथ जुड़ गई है। इस हमले ने
जनता में तनाव और आक्रोश को बढ़ा दिया है। चेहरे पर खून, बिखरे हुए बाल और सुरक्षा कर्मियों से घिरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीरें इस वक्त दुनिया भर में घूम रही हैं, वो अमेरिका के इतिहास में भी दर्ज हो चुकी हैं, जिनका प्रभाव इस बार के अमेरिकी चुनावों में साफ साफ देखने को मिलेगा, जो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में जब वो पूर्व राष्ट्रपति थे तो आपको याद होगा कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक अमेरिकी में जगा दी थी। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दावेदारी करते हुए, मजबूत दावेदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा था। हमने आपसे पूछा था कि ट्रंप के आने से क्या इस्लामीकरण पर अंकुश लगेगा। तो देखिए, आप में से 90% लोग, 90% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल ट्रंप के राष्ट्रवाद के आगे इस्लामीकरण ध्वस्त होगा, उस पर रोक लगेगी। वहीं 10% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब जरा अपने देश की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। ये साल कुछ राज्यों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, जिनमें महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव को ही लेकर राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। और इस बीच आरएसएस ने अपने प्रकाशन में एक पत्रिका में एक दावा कर दिया है। दावा ये किया गया है कि महाराष्ट्र में एनडीए का अजीत पवार के साथ जाना नुकसानदायक साबित हुआ है। दूसरी ओर राज्य में महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में किस कदर चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है, आइए देखिए हमारी आज की। सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और उद्धव किन अगुवाई वाली शिवसेना के बीच रार छिड़ गई। उद्धव ठाकरे जहां राज्य की 288 सीटों में से 125 पर अपने उम्मीदवार उतार, आघाड़ी एमवीए आगे। महायुति की सरकार जाती दिख रही है। जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब ऐसा नहीं लग रहा था कि महाराष्ट्र में महायुति लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हारेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। महाविकास अघाड़ी को 30 सीटें मिली और महायुति को 17 सीटें मिल पाएंगी। लेकिन महाराष्ट्र में अगर चुनाव हो जाएंगे तो क्या महायुति सरकार लौट पाएगी या फिर नहीं? लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में किस तरह की तस्वीर का निर्माण हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी में टूट-फूट चल रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए में अजित पवार के आने पर जिस तरह से आरएसएस की मुखपत्र पांचजन्य में ये बात लिखी गई है, उसके बाद से ही ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या वाकई एनडीए को अजित पवार के आने से नुकसान हुआ है। तो चलिए इसी का जवाब हमने आपसे जानने का प्रयास किया। हमने आपके सामने सवाल रखा कि आखिर अजित पवार के आने से एनडीए को नुकसान हुआ है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? तो देखिए, आप में से 97% लोग, 97% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में अजित पवार के साथ जो गठबंधन हुआ उसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा है। हालांकि 3% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बरखा रानी की। बारिश आई लेकिन राहत लेकर नहीं, आफत लेकर। बारिश का तांडव आज भी अभी भी देखने को मिल रहा है। देश भर में ये तांडव जारी है, जहां आज जल के प्रकोप की ताजा तस्वीरें दिल्ली, मुंबई और केरल के साथ साथ वाराणसी से भी आई है। देश भर से आई बारिश की इन्हीं भयानक तस्वीरों में एक ओर जहां देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई हैं, तो वहीं धार्मिक राजधानी वाराणसी में गंगा नदी के उफान से घाट के पास मौजूद मंदिर डूबे हुए नजर आए हैं। देश में जारी बारिश के इसी प्रकोप पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मुंबई तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह जल विस्फोट नजर आ रहा है। सिस्टम पर सवाल उठ रहा है, लेकिन आकलन खुद का भी करना होगा। हम बार बार कहते हैं कि प्रकृति का उपभोग मत कीजिए, उपयोग कीजिए, क्योंकि जब प्रकृति का उपभोग होने लगता है तो तस्वीरें ऐसी ही प्रलयकारी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब उस हादसे की कर लेते हैं जिस पर सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ये हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। दरअसल उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में आज एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां लखनऊ मंडल के गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर मोतीगंज के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की
बोगियां पलट जाने के कारण बड़ा हादसा हुआ। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। कई लोग भयानक हादसे में घायल हुए हैं, जिसकी वजह से इस रूट की कई ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया है, डाइवर्ट किया गया है रूट को। वहीं इस हादसे के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश जारी किए, जिन्होंने इस हादसे पर अपने एक्स हैंडल के जरिए शोक भी व्यक्त किया। इस घटना पर सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस पर सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इस हादसे पर अब ये भी कहा जा रहा है कि हादसे से पहले क्योंकि लोको पायलट ने एक धमाके की आवाज सुनी थी, तो हादसे पर लोको पायलट द्वारा किया गया ये दावा अब इस हादसे को एक अलग रूप दे रहा है। गोंडा का ये थाना मोतीगंज क्षेत्र है। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन है, ये डिरेल हो गई है। इसके करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और डीएम साहब, मैं, कमिश्नर साहब और डीआई साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफी सहायता की गई। बाकी जो चोटिल हैं उन लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। यहाँ पे जो हम लोगों का मेन व्यवस्था देखी जा रही है कि लोग जो थे इधर यात्री काफी लंबे रूट के थे, उन लोगों को गंतव्य पहुँचाने के लिए जो प्रबंधन होना है उसके लिए हम लोगों ने लाइन अप किया है। लोकल लेवल पर बसेस और एम्बुलेंसेज, यहाँ तक कि हमारे अपने वाहनों से हम लोगों ने तुरंत भेज दिया और लोग जो हैं काफी लोग पहुँच भी चुके हैं। कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं। हमारे सारे अधिकारियों से भेंट हो गई है। यहाँ पे जितने घायल अवस्था में लोग हैं उनको मनकापुर सीएचसी और गोंडा भेजा जा चुका है। बाकी जो यात्री हैं उनको सड़क तक, मेन रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रबंध कर रहे हैं और प्रशासन भी प्रबंध कर रहा है। वहाँ मेन रोड से उनको बस लगवा दी गई है जिससे वो मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुँच सके। 04 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ट्रेन है जो कि मोतीगंज भिलाई के बीच में डिरेल हुई है और वहाँ पर सूचना मिलते ही जो रेलवे की मेडिकल वैन होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और सबसे पहला जो रेलवे की प्राथमिकता थी रेस्क्यू ऑपरेशन वो तुरंत शुरू किया गया। जो घायल हुए हैं, जो अभी सूचना हम लोगों के पास है उसमें 7 लोग घायल हैं जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरी है यानी कि कम चोटें लगी हैं और 2 डेथ की भी सूचना है और सभी को उपचार दिया जा रहा है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल की टीम, सभी लोग हैं, जिला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। गोंडा में जो ट्रेन हादसा हुआ है वो गंभीर है। उसमें 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है और 29 लोग घायल हैं। 26 लोगों को मनकापुर सीएचसी में रखा गया है और 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम लोगों ने अब ये जांच का विषय है। ये ट्रेन की कई घटनाएं हो चुकी, एक्सीडेंट हो गया है। मैं समझता हूँ कि उसकी जांच करें, जो लोग उसमें दोषी हैं। इसके पहले भी तमाम बातें लोग करते रहे हैं। ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और कोई मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तत्काल इस पे जो लोग जहाँ भी दोषी हैं, और सबसे पहले तो मैं ही कहूँगा कि सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो रेल मंत्री है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इनके मंत्रिमंडल रहते कितने ट्रेनें लड़ चुकी, कितने लोग मर चुके, इसकी भरपाई कौन करेगा? मुआवजा जितने भी हमारे सब जानकारी आई, कुछ लोग की मृत्यु भी हुई है, कम से कम एक परिवार को 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनको तत्काल अस्पताल एडमिट। हालांकि सीधे तौर पर सुदर्शन न्यूज भी ये सवाल पूछता रहा है, उठाता रहा है कि रेल हादसे लापरवाही नहीं साजिश हो सकते हैं और इसीलिए हमने भी आपके सामने प्रश्न रखा, देश में होते रेल हादसे लापरवाही नहीं साजिश है। तो आप में से 87% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है जिसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि 13% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न आजकल उठ खड़ा हुआ है। प्रश्न ये है कि क्या इस्लामीकरण की कगार पर हिंदुस्तान पहुंच चुका है?
हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। डेमोग्राफिकल चेंज धर्मांतरण और घुसपैठियों की वजह से भी हो रहा है। इस बात पर मुहर लगाते हुए हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं, उसके सह प्रभारी भी है, पहुंचे हुए थे झारखंड। उन्होंने झारखंड वासियों को आगाह किया, कहा कि जो हाल असम का हुआ है वो झारखंड का ना हो, इसलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। असम में जहां 1951 में मुसलमानों की आबादी केवल 12% थी, आज वो बढ़कर 40% हो गई है। असम का ही जिक्र उन्होंने किया, झारखंड को सचेत किया, लेकिन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की हालत कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है और ऐसे में इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई हिंदुस्तान इस्लामीकरण की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता को संबोधित करते हुए असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताई और उन्होंने असम और झारखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर बयान भी दिया। उन्होंने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि डेमोग्राफी में बदलाव मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। असम में मुसलमानों की जनसंख्या 40% तक पहुँच गयी है। 1951 में ये 12% थी। हमने कई जिले खो दिए हैं। ये मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में अगले कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूँ। आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं। वो पिछले कुछ महीनों से लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तो वो घर में शादी करता है, दूसरा यहाँ आदिवासी बेटियों से शादी करता है। घुसपैठिए आते हैं और वो झारखंड की आदिवासी बहनों के साथ शादी करते हैं। भाई और बहनों, मैं तो डिमांड करता हूँ, हमारा झारखंड में ऐसा कानून होना चाहिए कि आदिवासी बेटियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बीच शादी ना हो, ऐसा हमारा समाज में कानून पास करना चाहिए। कौन सा कानून में शादी हो रहा है? अगर एक मुसलमान है, दूसरा बीवी मुसलमान नहीं है, हर विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट में होना पड़ेगा। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं होते हैं, वो विवाह कानूनन स्वीकृति नहीं मिलते हैं। मतलब आज जितना आदिवासी बेटियों का साथ ये घुसपैठी शादी कर रहा है, ये शादी लीगल नहीं है, ये शादी इलीगल है। उनको ठगा के उनको शादी करने का ड्रामा हो रहा है। घर में भी एक बीवी है, अगर बांग्लादेश से आए हैं, अगर बंगाल से आए हैं या असम त्रिपुरा से आए हैं, वहां भी एक बीवी है और यहाँ भी आदिवासी लड़कियों का साथ, मेरा बेटियों का साथ विवाह करने का ड्रामा हो रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी अब आदिवासियों का नेता है, कम से कम आदिवासी समाज का कल्याण के लिए तो काम कीजिए। आदिवासी का वोट लेने से काम नहीं होगा, आदिवासी का कल्याण करो। पहले तो आप आदिवासी समाज को आप घुसपैठियों का हाथ में आप आत्मसमर्पण करवा रहा है और 2 दिन का बाद घुसपैठी रांची भी आ जाएगा। और हमने 2 दिन पहले वीडियो देखा कैसे रांची शहर में घुसपैठिया हमारे लोगों को मार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
हिंदुस्तान को अगर इस्लामीकरण की कगार तक पहुंचने से पूरी तरह से इसका इस्लामीकरण ना हो, इसके लिए बचाना है तो जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून को तुरंत लागू करने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात सावन और कावड़ यात्रा की कर लेते हैं, जिसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने सनातनी फरमान जारी किया है। दरअसल योगी सरकार ने कावड़ मार्ग में आने वाली सभी रेहड़ी पटरी दुकानों, ढाबों और होटलों को निर्देशित कर दिया है कि वो ग्राहक के सामने अपनी पहचान न छुपाएं। सभी को अपनी दुकानों पर अपने प्रोपराइटर मतलब मालिक के नाम, वहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कांवड़ियों को यह पता रहे कि वो किस व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं। यह आदेश हालांकि सावन के दौरान कांवड़ मार्ग पर ही स्थित दुकानों के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसकी जरूरत पूरे देश में है। हिंदू नाम के वैष्णव ढाबे पर अब्दुल के हाथों से बना भोजन खाने से केवल धर्म यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की पवित्रता ही भंग नहीं होती, बल्कि आम लोगों के साथ भी यही होता है। पवित्रता और हाइजीन को यदि छोड़ भी दे तो फ्रूट और जूस में थूक मिलाना, वेज खाने में नॉन वेज का मिश्रण करके बेचने के दर्जनों मामले सामने आने के बाद लोगों का अविश्वास अब्दुल की दुकान के प्रति मजबूत होता गया। लोग उनकी ऐसी हरकतों के कारण उनकी दुकानों का बहिष्कार करने लगे। सरकार ने सावन के दौरान कांवड़ियों की धार्मिक भावना और उनकी यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए दुकानदारों को पहचान बताकर व्यापार करने के जो निर्देश दिए हैं वो प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे प्रदेशों जहां पर कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं, वहां भी इसी तरह के निर्देश के दिए जाने की जरूरत है। मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसको देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके। इसको लेते हुए निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से बातचीत हो गई है। सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है। लेकिन सरकार का ये फैसला तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को पसंद नहीं आ रहा है। सपा नेता अखिलेश यादव, AIMIM नेता ओवैसी और कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर विरोध किया है। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। इससे पहले भी योगी सरकार ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया था। इस बार फिर से सरकार ने अधिकारियों को सहायता शिविर, ठंडा पानी की व्यवस्था और यात्रा मार्ग की साफ सफाई के निर्देश दिए। प्रशासन के आदेश के बाद दुकानों, ठेलों और होटलों के बाहर बड़े शब्दों में नाम लिखना शुरू किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। लगातार
नमस्कार, सुदर्शन न्यूज व्यापार जिहाद के बारे में देश को आगाह करता रहा और आखिरकार हमारी खबर का ये असर है कि सरकार ने भी इसको संजीदगी से लिया, समझा और ये बड़ा फैसला सुनाया है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल भी हमने आपके सामने रखा था। हमने आपसे पूछा कि क्या कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है। तो देखिए, आप में से 96% लोग, 96% लोग इस बात से सहमत हैं कि बिल्कुल जब भी कभी ऐसी धार्मिक यात्राएं होती हैं तो उसमें उस यात्रा की पवित्रता बरकरार रहे, इसलिए यह फैसला बिल्कुल सही है। हालांकि 4% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। आइए जनमत में अब आगे बढ़ते हुए क्रिकेट पर भी चर्चा कर ली जाए। दरअसल श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा हो गई है, जहां T20 वर्ल्ड कप जीत चुके कई खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है, जिसमें सूर्य कुमार यादव, वो कैच आपको याद होगा, उस वजह से सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम की कमान संभालने वाले शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। इसके साथ ही साथ रोहित शर्मा वनडे सीरीज से वापसी करेंगे और टीम की कमान संभालेंगे। दरअसल भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज भी खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम का ये दूसरा दौरा है। वहीं दूसरी और ये भी देखा जा रहा है कि गौतम गंभीर का टीम इंडिया के कोच के तौर पर ये पहला दौरा होगा। श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम में गौतम गंभीर की छाप दिख रही है। जैसे ही हार्दिक पांड्या की दावेदारी को नजरअंदाज कर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जाना, इसका सबूत भी है। दरअसल भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे पहले जिम्बाब्वे दौरे पर गई हुई थी। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई थी। गिल की कप्तानी में जो टीम जिम्बाब्वे में खेली उसमें सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो T20 वर्ल्ड कप विजेता भी है। और आइए आगे बढ़ते हुए जनमत में अब बात होगी लुटेरों की, उन लुटेरों की जो दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में हुई 3.5 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम जिन्होंने दिया था। दिल्ली पुलिस ने इसे सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने छानबीन करके 5 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में फैसल खान, शानू अली, एलास, अंकुश तोमर और प्रबोध तोमर शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने इस लूट को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया था। लूट के दौरान पहले बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वालों की बंदूक की नोक पर हाथ पैर बांधे। उसके बाद तिजोरी से 3.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। फिर बाद में इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छानबीन की और 5 लुटेरों को धर दबोचा। तो चलिए जनमत में आज बस इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हिंदुस्तान को इस्लामीकरण से बचाना है तो संगठित होकर रहिए। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।